हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू लेकर आया हूं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो अगर आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होने वाला है उसी के हिसाब से ये क्वेश्चंस जो है मैं डाल रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव कोशिकाओं की जांच के लिए हमें किसके उपयोग की आवश्यकता होती है। तो किसके उपयोग की आवश्यकता होती है? लगभग 1000 व्यास के आवर्धन पर उच्च शक्ति वाला सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो इसकी व्याख्या में क्या बताया गया है कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और उनका आकार आमतौर पर माइक्रोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसलिए सूक्ष्म जीव कोशिकाओं की नियमित जांच के लिए हमें उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसका आवर्धन आमतौर पर लगभग 1000 व्यास होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कोशिका भित्ति में लिपोपॉलीसेकेराइड किसकी विशेषता है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड जो है किसकी विशेषता है? वो हो जाएगी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की है। किसकी है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है। तो इसकी व्याख्या में बताया गया है कि कोशिका भित्ति में लिपोपॉलीसेकेराइड की उपस्थिति ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की विशेषता है, जबकि ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल होता है। कवक और शैवाल कोशिका भित्ति की संरचना जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से बहुत भिन्न होती है। ठीक है, तो असल में ये जो व्याख्या पढ़ने का या पढ़ाने का मेन कारण ये है, मेन उद्देश्य ये है कि इससे जो है कि आपका जो क्वेश्चन था इसमें कोशिका भित्ति में लिपोपॉलीसेकेराइड किसकी विशेषता है, तो इसमें किसकी विशेषता थी? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की थी। तो इससे रिलेटेड जो है जो अन्य क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे एक ही क्वेश्चन से मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हो सकता है जो हम ये व्याख्या आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसी से हो सकता है कि वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आपका वो क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। जब आप उसके आसपास का नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आखिर ये किस कारण से होता है और इसका जो है दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन जो है व्याख्या में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए व्याख्या को जो है पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं या करता है। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन इसका नहीं है। फिर भी इसमें जो है साइनोबैक्टीरिया को बताया गया है। इसमें साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। कवक और विषाणु प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं और परपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या से सूक्ष्म जीव प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ठोस माध्यम में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि किसके निर्माण से पहचानी जाती है। तो सूक्ष्म जीवों की जो है वृद्धि किसके निर्माण से पहचानी जाती है? तो किसके निर्माण से पहचानी जाती है? वो है कॉलोनिया। ठीक है, किसके नाम से? कॉलोनिया के नाम से पहचानी जाती है। इसकी व्याख्या में बताया गया है कि ठोस माध्यम पर सूक्ष्म जीव कॉलोनियों के रूप में बढ़ते हैं। कोशिकाओं के अलग सघन समूह जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। जब सूक्ष्म जीव द्रव्य माध्यम में बढ़ते हैं तो माध्यम गंदला हो जाता है और वृद्धि या तो केवल तलछट के रूप में या केवल शीर्ष पर एक पतली फिल्म या पेलिकल के रूप में हो सकती है। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। तो ये जो है कौन से सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं? वो होते हैं डी किण्वित डेयरी उत्पाद, ब्रेड और मादक पेय से जो है ये सूक्ष्म जीव जो है द्वारा उत्पादित होते हैं। ठीक है, किण्वित डेयरी
उत्पाद ब्रेड और मादक पेय जो है क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। तो इसकी व्याख्या में क्या बताया गया है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कई उद्योगों में हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि किण्वित डेयरी उत्पादन, खट्टा क्रीम दही, साथ ही किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे अचार ब्रेड और मादक पेय। ठीक है, तो ये किससे उत्पादित होते हैं, सूक्ष्म जीवों से के उपयोग से जो है उत्पादित होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जानवरों द्वारा उत्पादित रक्त सीरम प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। और इसकी व्याख्या में बताया गया है कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं के कुछ रासायनिक यौगिकों को प्रतिजन कहते हैं। यदि सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं किसी प्रणाली या प्राणी के शरीर में प्रवेश करती हैं तो प्राणी इन प्रतिजनों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप विशिष्ट रक्त सीरम प्रोटीन बनाते हैं, जिन्हें प्रतिपिंड एंटीबॉडी कहते हैं, जो प्रतिजनों से प्रतिजनों से बंध जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया कि सूक्ष्म जीवों का डीएनए अणु किसके आधार युग्मों से बना होता है। तो किसके आधार युग्मों से जो है बना होता है वो है ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन थाइमिन के प्रयोग से जो है बना होता है। तो इसकी व्याख्या में बताया गया है कि डीएनए अणु में निम्नलिखित अनुक्रम के आधार युग्म होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन थाइमिन A/T का अनुपात GC का अनुपात होता है। तो हो सकता है इनमें से भी ऑप्शन आपका मतलब बन जाए, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अनुपात पूछ ले कुछ भी, तो इसीलिए ये व्याख्या जो है बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि क्लेबशिएला निमोनिया के डीएनए में मोल प्रतिशत G+C की मात्रा कितनी होती है। तो मोल प्रतिशत G+C की मात्रा कितनी होती है, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 56 से 58% G+C की मात्रा होती है। और इसकी व्याख्या में बताया गया है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस का अनुक्रम प्रत्येक प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए अद्वितीय होता है या अद्वितीय होता है। फिर उसके बाद इसमें देखो प्रजातियां बताई गई हैं। डीएनए में मोल प्रतिशत G+C सामग्री बताई गई है। ठीक है, तो इसमें प्रजातियां कौन सी बताई गई हैं, क्लेबशिएला निमोनिया में कितना है, 56 से 58 है। और एजोस्पिरिलम ब्रासिलेंस में कितना है, 70 से 71। और कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण में कितना है, 32 से 35 है। नेइसेरिया गोनोरहोई इसमें कितना है, 50 से 53 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही आपके जो है 4 क्वेश्चन जो है तैयार हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए ये व्याख्या करवा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मिड गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो स्वायत्त प्राकृति में सक्षम होते हैं। तो ये जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया है कि प्लाज्मिड गोलाकार डीएनए अणु होते हैं, ये भी सही है। स्वायत्त प्राकृति में सक्षम होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी व्याख्या में बताया गया है कि गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा प्लाज्मिड डीएनए कभी कभी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं में मौजूद हो सकता है। प्लाज्मिड गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो उन जीवाणु कोशिकाओं के भीतर स्वायत्त प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं जिनमें वे होते हैं और उनकी उपस्थिति उन कोशिकाओं को विशेषताएं प्रदान कर सकती हैं जिनमें वे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बेडलो विब्रियोस सूक्ष्म जीवों के किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ये जो है बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। लेलोब्रिब्रियस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अन्य बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। इनमें रोग पैदा करने की क्षमता होती है या ये अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए रोगजनक होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।